हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान वीरबाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आए परिवर्तनों की चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और 1945 में ये दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अनेक प्राचीन और परंपरागत मान्यताएं भी नष्ट हो गई। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन कौन से परिवर्तन आए, उन्हीं परिवर्तनों को हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला जो परिवर्तन हमें देखने को मिला वो था यूरोपीय प्रभुत्व का अंत होना। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर यूरोप का वर्चस्व था, लेकिन इस युद्ध में यूरोप को अपार जनधन की हानि हुई। इस द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोपीय राष्ट्रों को आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से अपाहिज बना दिया, जिससे यूरोपीय प्रभुत्व का अंत हुआ। दूसरा जो परिवर्तन हमें देखने को मिला वो था एशिया और अफ्रीका का जागरण तथा उनकी स्वतंत्रता। दोस्तों, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले एशिया और अफ्रीका के अनेक देश यूरोपियन देशों के साम्राज्य के अंग थे, लेकिन दोनों ही विश्व युद्धों ने इनकी स्थिति में परिवर्तन किए। युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों के राष्ट्र स्वतंत्र होते गए। साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के पतन ने स्वतंत्र तृतीय विश्व को जन्म दिया और विश्व में स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि हुई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी देश स्वतंत्र हो चुके हैं। अगला जो परिवर्तन हमें देखने को मिला वो था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लोकतंत्रीकरण। दोस्तों, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के रूप में स्वतंत्र तीसरे विश्व के अभ्युदय ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लोकतंत्रीकरण कर दिया। इन राष्ट्रों की संख्या के कारण शीत युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ द्वारा इन राष्ट्रों से समर्थन हासिल करने के लिए डॉलर कूटनीति और रूबल कूटनीति का सहारा लिया गया। इसने इन राष्ट्रों की स्थिति और प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई। अगला है द्विध्रुवीयता का विकास। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान तथा इटली, इन देशों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभुत्व था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, इनकी शक्ति नष्ट हो जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में इन्होंने अपनी क्षमता खो दी। दोस्तों, इनके स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ विश्व की दो महाशक्तियों के रूप में उभर कर सामने आई। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट को पूंजीवादी या लोकतांत्रिक गुट तथा सोवियत संघ के नेतृत्व वाले गुट को साम्यवादी गुट की संज्ञा दी गई। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सोवियत संघ के विघटन तक यही स्थिति बनी रही। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब उस समय एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई, लेकिन वर्तमान में आपको ये ध्यान रखना है कि अमेरिका के वर्चस्व को भी चुनौती मिलने लग गई है। अगला जो परिवर्तन हमें देखने को मिला वो था शीत युद्ध का प्रारंभ और अंत। दोस्तों, शीत युद्ध का जो प्रारंभ है वो कैसे हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने कंधे से कंधा मिलाकर दूरी राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष किया था, किंतु युद्ध के बाद इन राष्ट्रों में सहयोग की स्थिति जो है वो समाप्त हो गई और इन राष्ट्रों के बीच तनाव उत्पन्न होने लग गया। ऐसी स्थिति में सारा विश्व जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के नेतृत्व में क्रमशः पश्चिमी तथा पूर्वी शिविरों में बंट गया तथा इन शिविरों से संबद्ध राज्यों में सशस्त्र संघर्षों के न होते हुए भी परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का संघर्ष छिड़ गया। इसी संघर्ष को शीत युद्ध या कोल्ड वार की संज्ञा दी गई। इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी तथा
देशों को तृतीय विश्व युद्ध का भय सताने लग गया। शीत युद्ध के कारण ही मध्य पूर्व भी अशांत क्षेत्र बन गया। 1962 के क्यूबा संकट के पश्चात दोनों महाशक्तियों के बीच देतांत की प्रक्रिया से शीत युद्ध में कमी आई। अमेरिका और सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्षों के बीच संपन्न होने वाले शिखर सम्मेलनों, विभिन्न समझौतों, सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव की शांतिवादी नीतियों तथा 1991 में सोवियत संघ के विघटन इत्यादि विभिन्न कारणों ने शीत युद्ध को समाप्त कर दिया। अगला जो है वह है प्रादेशिक संगठनों का निर्माण। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अपनी भावी सुरक्षा के लिए प्रादेशिक संगठनों का निर्माण किया। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो, सेंटो तथा अंजुस आदि प्रादेशिक संगठन बनाए गए, जबकि सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट का गठन हुआ। इन संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि सोवियत संघ के पतन के बाद वार्सा संधि संगठन को भंग कर दिया गया था। अगला जो परिवर्तन हमें देखने को मिला वो था संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका। दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसकी स्थापना के समय इसमें 51 राष्ट्र थे, लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संगठन ने विश्व शांति, मानवाधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून की भावना को विकसित करने में अहम भूमिका का निर्वाह किया है। अगला जो परिवर्तन हमें देखने को मिला वो था परमाणु हथियारों की बढ़ती होड़ और निशस्त्रीकरण की दिशा में किए गए प्रयास। दोस्तों, जैसे अपन जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका के पास ही परमाणु हथियार थे, अर्थात अमेरिका ही परमाणु हथियारों से संपन्न देश था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में परमाणु हथियारों के निर्माण की होड़ लग गई। सोवियत संघ, साम्यवादी चीन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन ने परमाणु हथियार विकसित किए। दोस्तों, शीत युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों के निर्माण की होड़ सी लग गई। संपूर्ण विश्व जो है उस विश्व में हथियारों का भारी जखीरा एकत्रित हो गया। परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता ने सभी को चिंतित कर दिया। अतः इस दिशा में निशस्त्रीकरण के प्रयास प्रारंभ हुए। दोस्तों, अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने तथा उन्हें नष्ट करने के संबंध में समझौते संपन्न हुए। दोस्तों, परमाणु अप्रसार संधि पर भी विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर दिए। परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में एनपीटी को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगली जो परिवर्तन हमें विश्व में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिला वो था गुटनिरपेक्षता। दोस्तों, शीत युद्ध के समय अनेक राष्ट्रों ने दोनों गुटों से अलग रहते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, डॉक्टर सुकर्णो तथा मार्शल टिटो ने निभाई। दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अनेक शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन मित्रों अपने को ध्यान रखना है कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व की परिकल्पना ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। फिर भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी हुई है। अगला जो परिवर्तन हमें देखने को मिला वो था हिंद महासागर में शक्ति स्पर्धा। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद हिंद महासागर जो है वो शांत क्षेत्र नहीं रह सका। हिंद महासागर के सामरिक, व्यापारिक तथा आर्थिक महत्व ने इसे महाशक्तियों का शक्ति स्पर्धा स्थल बना दिया। अमेरिका ने इस क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए डियागो ग्रासिया द्वीप पर अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित किया। दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत सहित अनेक देशों ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना की और इस क्षेत्र को शांत क्षेत्र बनाने की दिशा में आवाज़ बुलंद की। अगला जो परिवर्तन था वो था सोवियत संघ का विघटन। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 26 दिसंबर 1991 को सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के विधिवत रूप से विघटन की घोषणा की। इसके साथ ही 1917 में लेनिन के नेतृत्व में अस्तित्व में आया ये विशाल देश विश्व मानचित्र से ओझल हो गया।
सोवियत संघ के विघटन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में भारी परिवर्तन हुए। सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में शेष रह गया और द्विध्रुवीय विश्व की अवधारणा समाप्त हो गई। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में अमेरिका के वर्चस्व को भी चुनौती मिलने लग गई है। अगला है उत्तर दक्षिण संवाद। दोस्तों, 1945 के बाद अर्थात दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व जो है वो स्पष्ट रूप से उत्तर और दक्षिण में विभाजित हो गया। उत्तर में विकसित, औद्योगिक दृष्टि से संपन्न और तकनीकी दृष्टि से उन्नत देश शामिल हैं, जबकि दक्षिण देशों में विकासशील, अल्प विकसित और पिछड़े देशों को शामिल किया जाता है। ये जो दक्षिण के देश हैं ये गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हैं। अगला जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वह है दक्षिण दक्षिण सहयोग। दोस्तों, दक्षिण दक्षिण सहयोग से आशय है कि विकासशील, अल्प विकसित और पिछड़े हुए देशों के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग की भावना विकसित की जाए। इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के जो शिखर सम्मेलन होते हैं, उन शिखर सम्मेलनों में G15 के सम्मेलनों में ये जो मुद्दे हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग के, ये बार बार उठाए जा रहे हैं। अगला है तीसरे विश्व की बढ़ती हुई भूमिका। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले तीसरे विश्व के देशों को अर्थात एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज तीसरे विश्व के नवोदित राष्ट्र अविकसित और छोटे होने के बावजूद अपनी संख्यात्मक शक्ति के कारण यूएनओ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि यूएनओ की महासभा में ये राष्ट्र जो हैं अपनी संख्या बल के कारण निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं। तो वर्तमान में तीसरे विश्व के देशों की का महत्व भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ा है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य राष्ट्रों की बढ़ती संख्या। दोस्तों, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। यूएनओ में प्रारंभ में 51 देश थे, लेकिन वर्तमान में यूएनओ की जो सदस्य संख्या है वो 193 हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जानने का प्रयास किया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन कौन से परिवर्तन या कैसे परिवर्तन आए हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।